कल जो पहली क्लास थी, पहले सेशन में हमने बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने का प्रयत्न किया, कोशिश की। और आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक थोड़े से हायर लेवल पर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो राशियों को और ग्रहों को हमने समझने की कोशिश की। साथ ही साथ कौन से भाव होते हैं, उनका क्या संबंध होता है, क्या इंडिकेट करते हैं वो भाव, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने समझने की कोशिश की थी। ग्रहों के तत्व, राशियों के तत्व, ये सभी चीजें समझने की कोशिश की थी। अब वैदिक ज्योतिष में हमने ये तो समझ लिया कि उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है ग्रहों की। अब पहले तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि जब कहा जाता है कि फलाना ग्रह तो नीच का हो गया, वो तो पावरलेस हो गया, वो अपने नीच राशि में बैठा है। मान लीजिए बुध ग्रह मरकरी पाइसिस में बैठा है, मीन राशि में। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक योग है जिसे कहा जाता है नीचा भंग योग। नीचा भंग योग यानी गुरु का जो माफ कीजिए, बुद्ध का जो डिस्पोजिटर यानी बुद्ध का लैंडलॉर्ड, वो अगर केंद्र स्थान में बैठा हो। अब केंद्र स्थान क्या होता है? तो पहला स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान और 10वां स्थान ही केंद्र कहा जाता है। फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th हाउसेस आर नोन एज केंद्र स्थान। पांचवा और नवा, इन दोनों को त्रिकोण कहा जाता है कुंडली। तो जब बुद्ध का मान, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुद्ध मान लीजिए कि मीन राशि में है, और वहां से केंद्र स्थान में अगर गुरु बैठ जाए, क्योंकि मीन राशि का राशि लॉर्ड गुरु है, तो ये जो नीच पोजीशन है यानी पावरलेस पोजीशन मर्क्यूरी की, वो कैंसर हो जाती है, इस तरह की मान्यता है। दूसरा एक योग कहा गया है जिसे राजयोग कहते हैं। नाउ व्हाट इज राजयोग? राजयोग का मतलब ये है कि पहला स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान या 10वां स्थान यानी केंद्र स्थान में से कोई भी राशि लॉर्ड वो त्रिकोण में यानी 5th हाउस या 9th हाउस, पांचवें या नवे घर में बैठ जाए वहां के स्वामी के साथ। या मान लीजिए कि पांचवें घर के स्वामी के साथ में वो नवे घर में बैठा है, दशम स्थान का स्वामी यानी 10th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ 9th हाउस में बैठा है, तो उसे भी राजयोग माना जाएगा। अब राजयोग का मतलब क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? अपलिफ्ट करने वाला योग। उसे जिस तरह से लोग सोचते हैं कि राजयोग, तो राजयोग नाम मतलब कोई राजा नहीं बन जाता भाई। आई मीन क्लास, नाउ विल गिव यू अ कॉल लेटर। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति होती है। अब राजयोग से इंसान राजा नहीं बन जाता। अब दूसरा एक, कल ही मेरे ख्याल से क्लास में एक विषय हुआ था कि मान लीजिए कि कोई ग्रह उच्च का हो और उसका जो डिस्पोजिटर है वो नीच का हो, तो क्या होगा? तो भाई लैंडलॉर्ड अगर नीच का हुआ और ग्रह उच्च का है, तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा चलेगी जो उच्च का है। इट इज बाय डिफॉल्ट। आप किसी के घर में किराए पर अगर आप रहते हो और आपका जो लैंडलॉर्ड है उसकी परिस्थिति खराब हो जाए, तो आपका पावर बढ़ जाता है ना, बाय डिफॉल्ट, कंपेरेटिवली, तुलनात्मक रीति से। तो वैसे वो परिस्थिति होती है। अब दूसरा एक कहा गया है काल सर्प योग। अब काल सर्प योग के बारे में काफी बड़ी या काफी सारी कंट्रोवर्सी भी है। और कंट्रोवर्सी क्यों है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन है, बेसिक्स मजबूत होने चाहिए समझने के लिए। काल सर्प योग का एक्चुअल मतलब क्या है कि आप केपी ले लें, वैदिक ले लें। हमारे नजर से तो केपी भी वैदिक का एक अभिन्न अंग है। तो ये जो योग है, इसका मतलब क्या है कि बाकी जो ग्रह है ना, वो 7 ग्रह बंधन में बंध गए हैं। बंधन में बंध गए यानी उनकी कैपेसिटी लिमिट हो गई है। ये काल सर्प दोष इसे कहा जाता है।
कोई काल सर्प योग कहते हैं, कोई काल सर्प दोष कहते हैं। और इसको अभी हम किसके ऊपर दोष तो नहीं देना चाहते, लेकिन कई कुंडलियां हमारे पास भी ऐसी आई कि जिसमें हमने ये देखा कि काल सर्प दोष तो है नहीं, लेकिन फिर भी रेमेडीज उन्हें करने लगाई गई। अब वो भी कोई बात समझने वाले ने समझ नहीं पाए होंगे, क्या होगा कुछ होगा उसके अंदर, हम जाना नहीं चाहते। लेकिन अभी फिलहाल जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ा समय पहले ही एक जो हमने जैसे सॉफ्टवेयर खोला तो एक कुंडली अभी की खुल गई थी कुछ समय पहले की, तो फिलहाल हम वो शेयर करते हैं और उसी में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई डिफॉल्ट कुंडली है, किसी की है नहीं है पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये अगर आप कुंडली देखेंगे तो इसमें आपको राहु जो है वो 10वें स्थान में दिखाई दे रहा है और केतु ये 4थे स्थान में, राइट। और अगर आप ये देखेंगे कि सूर्य, बुध और गुरु और शनि, ये जो एक्सेस है राहु केतु का उसके, वो बाहर हैं। मान लीजिए कि अगर ये 4 ग्रह जैसे कि रवि यानी सूर्य, बुध और गुरु और शनि, ये अगर इस कुंडली में दूसरे राशि में होते, 2 नंबर राशि में, वृषभ राशि में, तो यहां पर कालसर्प योग होने की संभावना थी। और क्यों थी और कैसे परिस्थिति में होती है वो, तो अगर आप देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि सारे ग्रह जो है ना वो अगले राशि में जाते हैं, यानी 2 नंबर राशि से तीसरे नंबर राशि में, राइट। लेकिन राहु और केतु क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। 2 नंबर राशि से पहले नंबर राशि में राहु आएंगे। नमस्ते गुरुजी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी सर, आपने कल जो माइक लगाया था ना, कॉलर माइक, वो लगा लीजिए ना, क्योंकि ये वाली आवाज गूंजती है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। नो आपका कल का प्रॉब्लम, जो सेटअप था कॉलर माइक, वो इतना बहुत अच्छा था, सुनाई दे रहा था। प्लीज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, I'll make the necessary changes, not to worry. So we'll hold on over here for a minute. नो सर, आपकी ऑडियो नहीं आई अभी। अब हमारी आवाज आ रही है, जी सर। राइट। जी गुरुजी, तो 200% बेटर। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। तो इसमें हम ये देखेंगे कि राहु जब अगले राशि में जाएगा, राहु के लिए अगली राशि कौन सी होगी, जो बाकी ग्रहों के लिए पिछली राशि होगी, राइट।
तो इस केस में अगर शुक्र को निगल चुका होगा राहु, यानी शुक्र को पास करके आगे आ चुका होगा, ये जो राशि है ये है मेष राशि, ठीक है। राहु की डिग्री अगर कम होगी और शुक्र की ज्यादा होगी तो शुक्र को निगल चुका, राइट। ऐसे परिस्थिति में ये माना जाएगा, और ये सारे ही ग्रह पीछे होने चाहिए यानी राहु के, ऐसे परिस्थिति में काल सर्प दोष माना जाएगा, राइट। क्योंकि राहु इसे मुंह माना गया है, माउथ ऑफ द ड्रैगन, और केतु को पूंछ माना गया है, राइट। अगर इस केस में अगर आप देखोगे तो राहु की जो डिग्री है वो 10 डिग्री है और शुक्र की जो डिग्री है वो 17 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब राहु शुक्र को क्रॉस करके आगे आ चुका है। अब प्रश्न ये है कि 4 ग्रह राहु के आगे हैं, छूटे हुए हैं, यानी उन्हें निगल नहीं पाया, इसमें कालसर्प दोष नहीं है। तो राहु और केतु का जो एक्सेस बनता है वहां से हमने ये देखना है कि कितने ग्रह वो एक्सेस के बाहर हैं, क्योंकि इस केस पे कालसर्प का जो शरीर है वो कहां से कैसे माना जाएगा, वो 10वें स्थान से 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान तक, राइट, 4th हाउस तक, वो पूरी उस तरफ बॉडी है। अब वो रेंगता है ना, सांप क्या करता है, जिस तरह से सांप आगे रेंगता है तो वैसे काल सर्प यानी काल यानी समय का जो सांप है। तो कई बार ऐसे होता है कि सारे के सारे ग्रह इस तरफ होते हैं, यानी इस केस में नीचे की तरफ राहु और केतु के, और उसे कई लोगों को कह दिया गया है कि भाई आप रेमेडी करवाइए, आप त्र्यंबकेश्वर जाइए। दूसरी एक हमारी एक ऑब्जर्वेशन रही है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि जिस भी ग्रह की भुक्ति हो चाहे महादशा हो, वो अगर राहु और केतु के इस कालसर्प दोष के पोजीशन में रही है, यानी कालसर्प दोष कब माना जाता है, जबकि सबके सब ग्रह उसके अंदर फंसे हुए हो। मान लीजिए कि बाकी जो 7 ग्रह हैं, 7 में से 2 फंसे हुए हैं, ठीक है, तो वो दोनों ग्रहों के जो आपको इफेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से सटल या थोड़े से माइल्ड दिखाई देंगे ओवरऑल पोजीशन में, यानी वो फुल इफेक्ट, या अगर वो प्रोस्पेरिटी दे रहे तो फुल प्रोस्पेरिटी नहीं मिल पा रही उस व्यक्ति को, ठीक है, या अगर उनका प्रोफेशन जो है वो फुल्ली फ्लरिश नहीं हो पा रहे, काफी अच्छे लिमिट तक आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप रह रहा है। तो इस तरह का ओवरऑल अगर आप काफी सारी कुंडलियां देखोगे तो आपको ये सब बातें नजर आएंगी, बहुत ही सटल वे में नजर आएंगी, क्योंकि काफी सारी कुंडलियां देखोगे तब आपके ध्यान में ये बात आएगी। 2-5 कुंडलियां 25 कुंडलियों में नहीं ये बात समझ में आएगी। तो ये है कालपुरुष दोष या कालपुरुष योग। अब दूसरे ऐसा माना जाता है कि गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग किसे कहते हैं, चंद्र के ऊपर जब गुरु की दृष्टि होती है, सीधी नजर होती है 7th हाउस से, सबसे पावरफुल गजकेसरी योग उसे माना गया है। हालांकि गुरु की किसी भी कंडीशन में, यानी 5वीं दृष्टि हो या 9वीं दृष्टि हो चंद्र पर, तो भी गजकेसरी योग माना गया है। अब ये क्यों माना गया है और उसके क्या इफेक्ट बताए गए, उसे ये बताया गया है कि इस व्यक्ति को नॉलेज भरपूर होगी। अब नॉलेज कई तरीकों से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, एक पढ़ाई करने से आती है, एजुकेशन लेने से, शिक्षा लेने से, कई तरीके हो सकते हैं एजुकेशन के, राइट। बट द पर्सन वुड बी इल्यूमिनेटेड, ज्ञानी व्यक्ति होगा, या कम उम्र में तो ज्ञानी नहीं कह सकते, लेकिन आगे चल के वो ज्ञानी होगा, इतना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ऐसे कई तरह के योग हैं, उसमें कई बार कॉन्ट्रडिक्शन भी देखने मिलते हैं, कई चीजों के बारे में कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या है। जैसे अभी हम आपको कल बता रहे थे कि 3रा स्थान, 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वें स्थान में मेलेफिक अच्छे माने गए हैं। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस तो हिम्मत का घर है, 6वां जो स्थान है वो बीमारियों का, तो उसे मुकाबला करने के लिए जो विगर चाहिए, जो ताकत चाहिए, उसके लिए वहां मेलेफिक। 8th हाउस, अब 8th हाउस एक्सीडेंट्स का भी घर माना जाता है, कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो, अचानक कोई घटना हो, तो 8वां स्थान और वहां पर मेलेफिक हो, मंगल केतु का संबंध हो, तो ये माना जाता है कि उसका कनेक्शन वहां पाया गया है काफी केसेस में। लेकिन
उससे भी निपटने का, कोई घटना अचानक हो जाए तो उससे भी निपटने का बल लगता है, राइट? वो स्ट्रेंथ लगती है, इंटरनल इनर स्ट्रेंथ। तो ऐसे ग्रहों की वजह से वो प्राप्त हो सकती है, इस तरह की मान्यता है। और 12वां स्थान क्या है? एक्सपेंडिचर का, लॉसेस का। तो ऐसी परिस्थिति में भी अपने को स्ट्रेंथ लगती है, इंसान को स्ट्रेंथ लगती है उसे फेस करने का, उसे ओवरकम करने के लिए। तो ऐसे जगह पर ये मेलेफिक्स अच्छे माने गए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में।